उत्तर प्रदेश में आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे का ट्रांसफर हो गया है। अजय शंकर को झांसी का कमिश्नर बनाया गया है। रामी रेड्डी सहकारिता विभाग से हटाए गए हैं। रामी रेड्डी अब उद्यान विभाग के एसीएस बने हैं। बीएल मीणा सहकारिता के एसीएस बनाए गए हैं। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटाया गया है। सुधीर गर्ग अब दुग्ध विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। राकेश कुमार सिंह डीएम गाजियाबाद बनाए गए हैं। अरविंद चौरसिया डीएम लखीमपुर बनाए गए हैं। अंकित अग्रवाल डीएम एटा बनाए गए हैं। बालकृष्ण त्रिपाठी डीएम अमरोहा बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह डीएम मुरादाबाद बनाए गए हैं। तो अजय शंकर पांडे कमिश्नर झांसी मंडल बनाए गए हैं। तो कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। किसकी कहां पोस्टिंग हुई है वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के 31 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन होगा। 1998, 1999 और 2000 बैच के ऑफिसर्स बनेंगे आईएएस। नियुक्ति विभाग के तीनों सेक्शन में कल देर रात ये काम हुआ है। कुछ ऑफिसर्स के तबादले पोस्टिंग पर मैराथन बैठक चली है। तो ये तीनों साल के बैच के जो ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशन होंगे। नियुक्ति विभाग के तीनों सेक्शन में कल देर रात काम हुआ है। कुछ अफसरों के तबादले भी होंगे और पोस्टिंग को लेकर यह मैराथन बैठक चली है। तो यूपी के 31 पीसीएस अफसरों का प्रमोशन होगा। 1998, 1999 और 2000 बैच के ऑफिसर्स आईएएस बनाए जाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, 3 साल ये जो तीनों साल से संबंधित बैच है उनके प्रमोशन होंगे, उनको आईएएस बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले भी हुए। काफी प्रशासनिक खलबली और फेरबदल चल रहा है इस वक्त यूपी में। देखिए आस्था, नियुक्ति विभाग में बहुत देर तक रात तक काम हुआ और तीनों सेक्शन में कल देर रात काम हुआ और कुछ अफसरों के तबादले हुए। पोस्टिंग पर किसी की बात हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, मैराथन बैठक हुई। किसी के नाम सामने आए, किसी के नाम नहीं सामने आए और आज से कल में और भी सारे नाम सामने आएंगे। जो बहुत बड़े नाम हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो मनोज सिंह को वन विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है और के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण बनाए गए हैं। एनजी रवि कुमार को गोरखपुर का कमिश्नर बनाया गया है। अजय शंकर पांडे को झांसी का कमिश्नर बनाया गया है, जो गाजियाबाद के डीएम थे अजय शंकर पांडे। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटा दिया गया है। सुधीर गर्ग को अब दुग्ध विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। बीएल मीणा सहकारिता के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। रामी रेड्डी अब उद्यान विभाग के एसीएस बने हैं, उन्हें हटा दिया गया है सहकारिता से। तो यूपी में आधी रात आईएएस अफसरों का बड़ा तबादला हुआ है। कुछ और लिस्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हटाया गया है। राकेश कुमार सिंह जो मुरादाबाद में थे, आरके सिंह, उन्हें गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है और उनकी जगह पर शैलेंद्र सिंह को डीएम मुरादाबाद बनाया गया है। बालकृष्ण त्रिपाठी डीएम अमरोहा होंगे। अंकित अग्रवाल डीएम एटा होंगे। अरविंद चौरसिया डीएम लखीमपुर होंगे और अजय शंकर पांडे, जैसे मैंने बताया कि उनका प्रमोशन था, वो डीएम गाजियाबाद थे लेकिन उन्हें कमिश्नर बनाया जाना था, तो वो कमिश्नर बना दिए गए और वो झांसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ा तबादला है। कुछ और नाम है। वास्तविकता ये है कि पहले नियुक्ति विभाग अपना प्रेस रिलीज जारी करता था, लोगों को बताता था, लेकिन अब अति गोपनीयता बरती जा रही है और इस गोपनीयता का कारण समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये लिस्ट जारी ही नहीं होती है। नियुक्ति विभाग प्रेस में जारी ही नहीं करता या भेजता ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल से ये अधिकारियों के नाम सामने आते हैं जिनसे आपके व्यक्तिगत संबंध है, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, तब जाकर ये सामने आते हैं। और इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है, शासन को समझ में नहीं आता या हमें भी नहीं समझ में आता, लोगों को भी नहीं समझ में आता, पत्रकारों को भी नहीं समझ में आता कि आखिर इस गोपनीयता की क्या जरूरत है। देर तक बातें सामने आई जाती हैं, घंटे 2 घंटे में बातें सामने आई जाती हैं, लेकिन इतनी गोपनीयता बनाने से लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और गोपनीयता बढ़ती जा रही है, लेकिन जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं और फिलहाल जो लिस्ट, वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन अब कहां का चार्ज संभालेगा, किसका ट्रांसफर हुआ है। मैराथन बैठक चली है। नियुक्ति विभाग में तीनों सेक्शन में कल देर रात काम हुआ है। तबादले और पोस्टिंग को लेकर कुछ अफसरों को लेकर ये मैराथन बैठक कल रात हुई है। मऊ से अगली खबर, युवक ने टावर से छलांग लगा दी। टावर से कूदने पर युवक घायल हो गया है और गंभीर उसकी हालत इस वक्त बनी हुई है। टावर से कूदने की वजह अभी तक
साफ नहीं है। थाना सराय लखनसी क्षेत्र के परदहा मिल रोड का ये पूरा मामला है। तो देखिए ये युवक इसने टावर से छलांग लगा दी, इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये इस टावर पर जा चढ़ा और देखिए किस तरह कूद गया। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। लोग नीचे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इसे रुकने के लिए कहते रहे, पर ये नहीं माना और उसने टावर से छलांग लगा दी। इस युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आराम से आराम से आराम से गरियावा मत होके। तो वीडियो के पीछे कुछ आवाजें सुनी जा सकती हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उससे आराम से उतरने को कह रहे हैं, लेकिन वो अचानक हाथ छोड़ देता है और छलांग लगा देता है नीचे। आराम से गरियावा मत होके। और अब लखनऊ से आ रही खबर का रुख करते हैं। रोजगार देने के मामले में यूपी ने बाजी मारी है। रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। मई के महीने में यूपी की बेरोजगारी दर 6.9% रही। मार्च 2017 की तुलना में करीब 3 गुना कम हुई है बेरोजगारी। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। तो 2017 से लेकर अब तक 3 गुना बेरोजगारी में कमी आई है आंकड़ों के मुताबिक। और रोजगार देने के मामले में यूपी अव्वल है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, कोलकाता, माफ कीजिए पश्चिम बंगाल, केरल, इन सबको पीछे छोड़ते हुए यूपी नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कंपेयर कर लीजिए आप। बेरोजगारी दर 6.9% यूपी में और दिल्ली में 45.6%। राजस्थान का भी आंकड़ा देखिए, 27.6% बेरोजगारी दर राजस्थान की। यूपी बहुत पीछे। केरल में बेरोजगारी दर 23.5%। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 19.3% है। यूपी का आंकड़ा यहां भी काफी कम है। तमिलनाडु में देखिए 3 गुना से भी ज्यादा बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश की तुलना में। झारखंड में 16% बेरोजगारी दर है, जबकि यूपी में 6.9% है। आंध्र प्रदेश में 13.5% बेरोजगारी दर है। तो एक एक करके प्रदेशों के नाम और बेरोजगारी दर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में 8.8%। रोजगार देने में यूपी कहीं बेहतर आंकड़ों के लिहाज से फिलहाल एक एक राज्य का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 8.3%। शैलेश अरोड़ा से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश बताइएगा, ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं ये किसके हवाले से हैं? कोई सर्वे हुआ है? किसने ये सर्वे किया है? और इनको देखने से पता लगता है कि कई राज्यों से यूपी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। कहीं कहीं 3 गुना 4 गुना से ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौजूद है देश में। आशा देखिए, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, उसका ये सर्वे, उसकी रिपोर्ट है ये, और मई महीने की रिपोर्ट जारी की गई है उसकी तरफ से, जिसके हवाले से राज्य सरकार ने इस पूरी चीज़ों की जानकारी दी है। और सरकार की माने तो देखिए, जिस समय 2017 में सरकार बनी उस समय उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर थी वो लगभग 17.5% की थी। और इस बार जो रिपोर्ट आई है मई में, तो उसमें ये बेरोजगारी दर घट के 6.9% है, यानी लगभग मान सकते हैं 2.5 से 3 गुने का फर्क आया है। इसी तरह से अगर देखें उत्तर प्रदेश के मुकाबले तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, सबसे ज़्यादा जो खराब हालत दिख रही है इसमें वो है दिल्ली की, जहाँ 45% से अधिक बेरोजगारी दर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और देखिए, जब चुनाव हुए थे तब भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, और उसके बाद में सरकार के आने के बाद भी लगातार विपक्ष जो है वो रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहता है। कभी शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर, कभी पुलिस विभाग की भर्ती को लेकर, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भर्तियाँ होती है उनको लेकर, तमाम चीज़ों पर लगातार विपक्ष घेरता रहता है। ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पक्ष में उनके लिए काफ़ी राहत भरे कहे जा सकते हैं। और सरकार की माने तो उसने अपने अभी तक के कार्यकाल में करीब 4 लाख सरकारी नौकरियां ली हैं। 1,20,000 से ऊपर तो अगर देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरियां, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्तियां अलग अलग विभागों के लिए इसमें, तो ये सारी भर्तियां। इसके अलावा सरकार के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 15 लाख के आसपास जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है, और लगभग 1.5 करोड़ जो है लोगों को वो स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है। तो लगातार सरकार जो है इससे पहले भी अपने जो रोजगार के आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करती रही है, बताती रही है कि अब तक सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। और अगर एक चीज़ देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वहाँ पर भी नियुक्तियाँ हुई इस दौरान। लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रोजगार के आंकड़े आते हैं, विपक्ष उन पर हमला करता है, लेकिन अब जो ये सर्वे रिपोर्ट है इसके बाद सरकार के लिए भी राहत है।
और देखना ये है अब सरकार जो दावा कर रही है कि अभी भी जो कार्यकाल है उसमें तमाम और भर्तियां हैं जिनको गति दी जाएगी। कोरोना काल की वजह से भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो बीच में फंस गई। जैसे अगर हम बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती है, पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उससे जुड़ी अभी एक भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसके जो परिणाम है सिर्फ वो जारी होने बाकी रह गए हैं। और उन परिणाम को बनाने का, उस परीक्षा का जो जिम्मा था वो बेंगलुरु की एक कंपनी को दिया गया था। लेकिन जिस समय प्रदेश में पहले देखिए कोरोना के हालात हुए, उस समय ये काम रुकता है, पहले पंचायत चुनाव, फिर इसकी वजह से उसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि बेंगलुरु चले जाते हैं और वहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है इसी दौरान कर्नाटक में। तो इसकी वजह से अधिकारी वहीं फंसे रह गए और यहाँ पर वो काम रुक गया। तो यानी बहुत जल्दी जो पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े कुछ पद हैं, ठीक ठाक संख्या है उन पदों की भी, उन पर भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसकी कुछ लंबित भर्तियां हैं जिनके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही है, उनको घोषित किया जा रहा है। और अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अगर बात करें तो इस बार से देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया उसमें भी एक बदलाव किया गया समूह ग के लिए, जिसमें अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया। यानी एक प्राइमरी परीक्षा सबको देनी होगी, जिस परीक्षा से उनकी एक मेरिट तैयार होगी और उसके आधार पर जो भर्तियां निकलेंगी उसमें वो लोग शामिल होंगे। उसके आवेदन की प्रक्रिया देखिए प्रदेश में शुरू हो चुकी है, इस समय जारी है वो प्रक्रिया। और अनुमान है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कि लगभग 30 लाख लोग प्रदेश के इस प्राइमरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसी हिसाब से अपनी तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि 30 लाख लोग अगर जुड़ेंगे, उसके बाद अलग अलग विभाग अपनी रिक्तियों का ब्यौरा देते हैं जब सरकार को। इसके अलावा तमाम और विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा भी जा चुका है, वो ब्यौरा आ चुका है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, उन पर भी आगे भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार का फोकस इस समय रोजगार है। आगे देखिए बेशक क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं बाकी राज्यों की तुलना में एक मैसेज देने का काम भी ये जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, स्कूलों की मान्यता के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। कोरोना के चलते मान्यता आवेदन के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। पहले मान्यता के आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई थी और अब इसको बढ़ा दिया गया है। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया, ये राहत दी गई है। अब आवेदन की तारीख और आगे बढ़ जाएगी, कुछ और दिनों तक एप्लीकेशन जा सकेगी। पहले आखिरी तारीख 15 मई थी और अब इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना महामारी और मौजूदा केंद्र सरकार को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन अब सांसद अपने बयान से पलट गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं, तो ये क्या ये इसको गलती नहीं मानेंगे? ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं सबसे। मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या है, ये ना मैं इससे मुतालिक मैंने कभी कोई इस टाइप का कोई बयान दिया, ना मैं कहने के लिए मैं क्यों इस टाइप का। अब कोई भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी आ जाए, तो गवर्नमेंट जो भी होती है तो गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसी चलती है मुल्क के अंदर। तो अगर उसमें कोई आदमी गलत काम करेगा तो आदमी गवर्नमेंट को ही कहता कि भाई गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट है, तो बहरहाल ये इसको रोक क्यों रहे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। कल हुई भाजपा नेता की हत्या पर बोलते हुए भाजपा ने रोष जाहिर किया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने दावा किया है कि अब जम्मू कश्मीर में गिनती के 40-50 आतंकवादी बचे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। वो अगले 4 से 5 महीनों में समाप्त हो जाएंगे। वहां जो भी आतंकवादी बनता है, बंदूक उठाता है, वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उसे मार दिया जाता है। इसीलिए वहां पर अब कोई आतंकवादी बचेगा ही नहीं। आइडेंटिफाइड 40-50 बचे हैं जो टेररिस्ट, उतने ही बच्चे, पहले हज़ारों आदमी आते थे, 40-50 टेररिस्ट है। कोई जो बंदूक उठाता है उसके 1 महीना से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहता। अब ऐसी हालत है, मतलब आप अगर टेररिस्ट बने तो 1 महीने से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नहीं है कश्मीर में। अब 40-50 बच्चे हैं और वो भी आप समझिए कि इट्स अ मैटर ऑफ
3, 4, 5 महीने में ये सारा समाप्त हो जाएगा। अब कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं। अब वहाँ के यूथ को भी समझ में आने लगा है कि टेररिज्म उन लोगों को गलत तरीके से जो है बहकाया जा रहा था। अब उनसे उधर देश में कोरोना के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,32,000 से ज्यादा नए केस पूरे देश से कोरोना के सामने आए और कुल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार घट रही है। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,85,00,000 है देश के अंदर। 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत भी हुई है और अब तक कुल मौतों की संख्या भारत के अंदर 3,40,702 है। 24 घंटे में 2,07,071 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और कुल डिस्चार्ज लोगों की संख्या 2,65,97,655 हो गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 16,35,993 है। तो कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें, पूरे देश भर का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। उधर उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तहसील स्तर पर कोविड कर्फ्यू में रियायत मिल सकती है। कम संक्रमण वाले तहसीलों में खुल सकते हैं बाजार। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह फैसला होगा। जिला अधिकारियों को पिछले 10 दिनों की कोविड संक्रमण स्थिति उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब एक बड़ी खबर, पीलीभीत में तहसील परिसर के भीतर आंगनबाड़ी महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार समेत तमाम अधिकारियों ने महिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही महिला से शिकायत पत्र लेकर मामले की जांच करवाई, भरोसा दिया। बता दें कि पीड़ित रतेड़ा गांव की आंगनबाड़ी वर्कर है, जिसे विभागीय उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हर महीने आधा पोषाहार कम देने की बात कही। उसका आरोप है कि शिकायत आला अधिकारियों से कई बार की गई, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आला अधिकारी उसे ही धमकाते रहे। उसमें वो आधा आधा करना चाह रही। इधर समूह से भी कह दिया, आज मैं गाँव गई, मुझे बिल्कुल उसने कहा कि सहायता की बुराई लड़ाई है। जब फर्जी अंगूठा लगवा लाई वहाँ से, हैं फर्जी अंगूठा लगवा के मेरी सहायता से समूह से भी लड़ाई कराई। इसे आधा राशन मेरे घर पर रखा है, ये पटले भी नहीं दे रही थी। अंदर इसने आप तक से कहा कि मैं बंटवाऊंगी चल के। मैंने कहा मैडम आधा पोषाहार कौन मांग रहा था? आधा पोषाहार जिसने मूर्ति देवी ने मुझसे मांगा, मेरे घर मांगने आई। उधर प्रयागराज में युवती से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप है कि आंत का ऑपरेशन कराने आई युवती के साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल पीड़िता वेंटिलेटर पर है और बयान दे सकने की हालत में नहीं है। पीड़िता की ओर से लिखी गई 2 लाइनों के पत्र पर वो सिर्फ सिर हिलाती रही है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत और झूठा करार दिया है। युवती मिर्जापुर की रहने वाली है। इस मामले में परिवार का आरोप है कि पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक कथित पीड़िता मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि मुझे ये कल रात में मुझे संज्ञान में आया, तो तब से मैं बराबर जांच कर रहा हूँ। स्वयं मैं सभी लोगों से पूछताछ किया। जो टीम थी ऑपरेशन की, सर्जन की टीम थी, और इसमें ओटी भी गया, साइट भी देखा। और इसमें मैं उसको देखते मैं पहले सबसे मैं तत्काल एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी 5 सदस्यीय टीम गठित कर। अगली खबर मुरादाबाद से है। यहां मझेला थाना इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट के धंधे का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने चल रहे गंदे धंधे का पर्दाफाश किया। इलाके के लोगों की शिकायत पर मझोला पुलिस ने बुद्धि विहार में छापामार कार्रवाई पर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 2 युवक 2 युवतियों को मौके से गिरफ्तार कर दिया। काफी समय से बुद्धि विहार इलाके में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मझौला क्षेत्रांतर्गत अनैतिक कार्य वेश्यावृत्ति की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 पुरुष एवं 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात अमरोहा की, जहां 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। डिडौली में हुए मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, तो वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना हसनपुर पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान डिडौली थाना पुलिस को बाइक सवार 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। एक को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एक सिपाही भी घायल है। यह घटना अमरोहा पाकबाड़ा रोड की है, जहाँ पर मवेशी को करकटान के लिए ले जा रहे थे। मवेशी को बचा लिया गया है। जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ
विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से एक तमंचा मिला है, एक मोटरसाइकिल पैशन काले रंग की और जिंदा कारतूस और खोखे मिले।